स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, टुडेज टॉपिक इज इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन। ध्यान सुनेंगे, क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आई रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। ठीक है, आपके सामने आज का क्वेश्चन है इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉड एंड साइड पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन? ड्राइव अ डेरिवेशन टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई रिपीट माय वर्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन, ड्यू टू ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक्सियल पोजीशन। क्या होता है एक्सियल पोजीशन? ठीक है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस में हो तो उसको हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, और अगर जो उसकी परपेंडिकुलर एक्सिस में हो, आई रिपीट माय सेंटेंस विद द डायग्राम, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल आज आपको, ठीक है, लेट वी कंसिडर, मान लीजिए ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। बिल्कुल आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ए बी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल? विच कंसिस्ट टू ऑपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू विद द स्मॉल डिस्टेंस विच नोन एज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल विल बी इक्वल ऑफ 2L। ठीक है, आई रिपीट माई सेंटेंस, मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है ए बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब सर उसके दोनों एंड पर दो चार्जेस होंगे। कैसे चार्ज होंगे? अनलाइक चार्जेस। अगर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सिस पे है तो वो हमारे लिए हो जाएगा एक्सियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन हो जाएगा बेटा जी? एक्सियल पोजीशन। बट अगर जो, ठीक है, वो हमारे लिए कौन सी पोजीशन पे है सर? परपेंडिकुलर पोजीशन पे है। आई रिपीट माय सेंटेंस, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अगर जो ये एक्सियल में है तो मैं इसको एक्सियल पोजीशन बोलूँगा, और ये परपेंडिकुलर में है तो मैं इसे ब्रॉड ऑन साइड या तो इक्वेटोरियल पोजीशन या तो मैं कोएक्सियल पोजीशन बोलूँगा। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मेरे पास क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक्सियल पोजीशन आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया, रिपीट भी हो गया। ठीक है, अब सर ये जो मेरे पास है, लेट वी कंसिडर P इज अ एनी ऑब्जर्वेशन पॉइंट। P क्या है? एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ठीक है सर, ए भी इस पर फोर्स लगाएगा और बी भी इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मान लीजिए ये मेरे लिए क्या है? एक सेंटर है। ठीक है, O किसका सेंटर है? इलेक्ट्रिक डायपोल का सेंटर कितना है? O। अगर जो सर ये, ठीक है, सेंटर होगा तो इस तरफ ये इसका हाफ पार्ट डिसाइड होगा और इधर ये सेकेंड हाफ पार्ट होगा। सर 2L का हाफ पार्ट कितना होगा? L, और ये भी कितना हो जाएगा? L। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सर P एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। व्हाट इज द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट? मतलब सर हम कहीं ना कहीं इस पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। लेट वी कंसीडर, आपको समझाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए सर अगर जो P एक पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स? रिपल्शन। ध्यान से देखिए। ठीक है, मैंने बोला ये इसको, ठीक है, क्या करेगा? रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर जो मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज E1 कंसिडर करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये मेरे लिए कितना हो गया? वेक्टर E1। नाउ अगर जो ये मेरे लिए पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरा नेगेटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ E2 से। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर, ठीक है, एक ले लिया है रिपल्शन फोर्स के कारण ले लिया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और अट्रैक्शन फोर्स के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ले लिया है? E2। ड्यू टू रिपल्शन फोर्स, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करी मैंने E1 से, और अट्रैक्शन के लिए मैंने रिप्रेजेंट करी E2 से।
ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लास 11th, अगर जो मैं क्लास 11th का थोड़ा सा बेसिक याद करूं, ठीक है सर, ये मेरे लिए E1 है और ये मेरे लिए कितना हो गया, वेक्टर E2। बात समझ आ रही है समझ में? ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा, ठीक है, रिजल्टेंट कहाँ से होता है, ठीक है, रिजल्टेंट हमेशा सेंटर से रिप्रेजेंट होता है। तो रिजल्टेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, वेक्टर E। मतलब कहीं ना कहीं इस E1 और E2 के बीच में इनका रिजल्ट कितना शो होगा स्टूडेंट्स, इसका रिजल्ट आ जाएगा वेक्टर E। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब ठीक है, हर एक चीज़ को ठीक है धीरे धीरे पूरा आपको समझना कंपलसरी है। सर मैं इस सिर्फ और सिर्फ E1 पे फोकस कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, E1, ठीक है, आपको E1 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर E1। सर आपने क्लास 11th में दो चीज़ें पढ़ी है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब मैं कहीं ना कहीं E1 के कितने कंपोनेंट्स ले सकता हूँ, मैं E1 के दो कंपोनेंट लूँगा, ठीक है, एक हो जाएगा E1 साइन थीटा और एक हो जाएगा E1 कोस थीटा। आई रिपीट माई वर्ड, ठीक है, E1 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे E1 साइन थीटा एंड E1 कोस थीटा। ठीक है सर, आप ये सोच रहे होंगे कि E1 साइन थीटा और E1 कोस थीटा कौन सी डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। तो सर आप हमेशा कोस थीटा लेंगे जिधर आपका थीटा बन रहा है। ठीक है, आई रिपीट माय वर्ड, ठीक है, कोस थीटा किस तरफ आता है, जिधर आपका एंगल होता है। तो सर इस वाले डायग्राम में हमारा एंगल तो है ही नहीं, तो सर हम यहाँ पर एक थीटा कंसीडर कर रहे हैं। कितना कंसीडर करा सर, थीटा। ठीक है, अगर जो ये थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनना चाहिए, थीटा। ठीक है, आपको सभी को समझ आ रहा है? तो इस E1 के जरा उससे कंपेयर कीजिए, इस E1 के कितने कंपोनेंट मिलेंगे मुझे, दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक, ठीक है, मुझे मिलेगा E1 साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा एक मुझे E1 कोस थीटा। आई होप आपको E1 के दो कंपोनेंट समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसी डायग्राम में जो ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो E2 रिप्रेजेंट करा, मैं E2 के कंपोनेंट्स आपको बनाना सिखाऊंगा। तो सर E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, जरा मुझे बताइए। ठीक है, एक हो जाएगा E2 कोस थीटा और दूसरा हो जाएगा, बोलिए, E2 साइन थीटा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो आपके माइंड में एक छोटा सा कन्फ्यूजन होगा कि सर हमने कोस थीटा साइन थीटा कैसे डिसाइड करा है। तो जिस तरफ हमको थीटा मिलेगा, जहाँ पर एंगल मिलेगा, वहाँ पर कितना हो जाएगा, वेरी गुड, कोस थीटा। तो सर ये हमारे लिए कितना है, थीटा। तो ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, थीटा। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। तो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं अल्टरनेट एंगल, ये थीटा, तो ये भी कितना हो चुका है, थीटा। तो सर इस E2 के मुझे दो कंपोनेंट मिलेंगे। कितने कंपोनेंट मिलेंगे, एक हो जाएगा E2 साइन थीटा एंड सेकेंड वन इज द E2 कोस थीटा। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखिए। देखिए, जब मैं E1 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, E1 की, तो E1 के दो कंपोनेंट है E1 साइन थीटा, E1 कोस थीटा, और E2 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे E2 साइन थीटा, E2 कोस थीटा। बट इस पर्टिकुलर लाइन पर मुझे कितने कंपोनेंट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं, दो। तो सर इनका जो रिजल्टेंट होगा, वेक्टर सम, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट मतलब वेक्टर E के इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, अब इस डायग्राम में, ठीक है, इस डायग्राम में जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ और बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा। ठीक है, हमको सर ये सारे के सारे डायग्राम, ठीक है, धीरे धीरे एग्जाम में बनाने हैं, ताकि हमको डेरिवेशन करते टाइम किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अगर जो आप इस पॉइंट को देखेंगे, ये है A, ये है O और ऊपर है P, दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो सर हमने लास्ट वाले डेरिवेशन में एक्सियल पोजीशन में भी देखा था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ डायपोल एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल r। आई होप आपको पुराना डेरिवेशन, लास्ट वाला डेरिवेशन थोड़ा बहुत याद होगा। तो कहीं ना कहीं इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज स्मॉल r से, और ये हमारा जो पार्ट है छोटा सा, ये है स्मॉल l। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, कितना बोलूँगा सर मैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स OP स्क्वायर प्लस बेस, दैट मीन्स AO स्क्वायर। ठीक है, OP आपके सामने OP दिख रहा है R,
और ये दिख रहा है एल स्क्वायर। मतलब कहीं ना कहीं आप ए पी स्क्वायर इक्वल टू कितना ले रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर जो मैं स्क्वायर को रिमूव करूँगा तो मुझे अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, मतलब मुझे इस कहानी में एक नया मेंबर मिला है। ये जो ए पी की वैल्यू है ये कितनी डिनोट करूँगा मैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, धीरे 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 हम इस डायग्राम को समझेंगे। सबसे पहले आपने ये डायग्राम देखा है, ठीक है, आपने दो कंपोनेंट देखे, एक तो E1 और दूसरा कंपोनेंट देखा आपने E2। सर E1 के E1 साइन थीटा और E1 कोस थीटा, E2 के भी दो फैक्टर्स मिले मुझे, E2 साइन थीटा एंड E2 कोस थीटा। मैंने आपको ये बिल्कुल डायग्राम के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, आपने इस वाले ट्राइंगल का यूज़ करा तो आपको मिला AP। बिल्कुल सिमिलर जब आप राइट साइड वाले ट्राइंगल का यूज़ करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी BP। BP की वैल्यू भी बिल्कुल सेम होगी, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक और बात समझा देता हूँ। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। ठीक है, अगर जो मैं इस ट्राइंगल शेप को देखने की कोशिश करूँ, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, ये A है, ये P है और ये B है। ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा। आपको क्लास 9 की एक छोटी सी थ्योरम याद होगी, किसी भी ट्राइंगल में एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी इक्वल होती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब कहीं ना कहीं AP और BP क्या है, एक इक्वल वैल्यूज़ है। तो आपने AB क्या निकाला, AP इक्वल टू अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो BP भी कितना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, ये जो हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन में छोटा सा आपको बता देता हूँ। लेट वी कंसिडर AB इज़ अ इलेक्ट्रिक डायपोल, 2L इज़ अ इफेक्टिव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल विच कंसिस्ट द सेंटर O, P is any observation point and the distance between the O and P will be equal of small r। ठीक है, प्राप्त और पर्याप्त एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। अब हम इसका मैथमेटिकल पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कौन सा पोर्शन देखेंगे इसका, मैथमेटिकल, ठीक है, पार्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं हम इसको एक डेरिवेशन के फॉर्म में समझेंगे। ठीक है, क्या करना है आप सब माइंड में याद रखिए, मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैंने बोला, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A और चार्ज प्लस Q। ध्यान समझेंगे। सबसे पहले मैं A के कारण P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ, फिर मैं B के कारण निकालूंगा और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय E। चलिए मुझे जल्दी से E का फॉर्मूला बताइए। ठीक है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा 1/4πε0 चार्ज। ठीक है, A पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, अपॉन में डिस्टेंस, मतलब कहीं ना कहीं A से P का होल स्क्वायर। सर आपने जो ये एक्सप्रेशन लिखा है इसमें आपने वेक्टर का यूज़ करा है, मतलब आपको इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो A और P के बीच में आप ज़रा डायरेक्शन को देखिए, AP है या PA है, तो मुझे डायरेक्शन कितनी मिल रही है, AP। तो मैं कितना लिखूँगा, ठीक है, अलोंग AP। ठीक है, हर एक छोटी छोटी बात को पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, नाउ ठीक है, वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, Q अपॉन में AP स्क्वायर। सर ये क्या करा, चार्ज के आगे का प्लस और माइनस हटा दिया, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब भी मैं इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड करता हूँ मतलब कहीं ना कहीं चार्ज का पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ज़रा देखिए E इक्वल टू, ठीक है, 1/4πε0 Q अपॉन में व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द AP अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, AP विल बी इक्वल ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। यू नो दैट। ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छे से ये बात पता होगी। ठीक है, स्क्वायर
से रूट कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आई होप ठीक है आपको इतना पार्ट समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, अभी हाल हमने देखा है 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बिल्कुल सिमिलर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी ड्यू टू बी, बिकॉज हमको ए बी पूरा एक साथ चाहिए तो मैंने ड्यू टू ए निकाला, ड्यू टू बी निकाला, फिर हम उसके बीच में वेक्टर सम करने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं बी को देख रहा हूँ तो बी पर आप देखिए कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो बिल्कुल सिमिलर, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पर कितना जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बट मुझे बी और पी के बीच की डायरेक्शन क्या दिख रही है, पी टू बी, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अलोंग पी बी। ठीक है, फिर मैं स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है चार्ज, ना तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव, तो मैंने यहाँ से माइनस साइन को रिमूव करा। ठीक है, बीपी जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको शो करा था, एपी और बीपी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, सेम है, तो बीपी की वैल्यू कितनी आ गई, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली जैसा मैंने यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल करा था, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ है। ठीक है, मैंने ए ड्यू टू ए को E1 से रिप्रेजेंट करा है और ड्यू टू बी को मैंने E2 से रिप्रेजेंट करा है। स्टूडेंट्स, हमने अभी हाल इक्वेशन नंबर 1 देखा, E1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और E2 पे भी आप फोकस कीजिए तो सिमिलर इक्वेशन आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, E1 इक्वल टू E2, ठीक है, वेक्टर E1 इक्वल टू वेक्टर E2, इसको मैं सेकेंड फॉर्म में बोल सकता हूँ मोड ऑफ वेक्टर E1 इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर E2। आपको ये बात कहीं ना कहीं समझ आ गई है। ठीक है, बड़े प्यार से देखेंगे, हम लास्ट पोर्शन की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये बोल सकता हूँ, ठीक है, रिजल्टेंट इन दोनों का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए, मुझे इस पूरे डायग्राम में सर मैंने एक्सिल पोजीशन में क्या करा था, आप याद कीजिए। एक्सिल पोजीशन में सर, एक्सिल पोजीशन में कहीं ना कहीं वेक्टर E इक्वल टू E1 माइनस E2, या तो सर आपने E2 माइनस E1 लिखा होगा, यस और नो। ठीक है, एक्सिल पोजीशन में हम E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 लिखते हैं। तो सर अगर जो ये दोनों इक्वल है और मैं यहाँ पर पुट करूँगा इस डेरिवेशन में, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर विल बी इक्वल ऑफ 0, यस और नो। तो सर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलना पॉसिबल है क्या, सर ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो सर मुझे कहीं ना कहीं इस डेरिवेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेक्टर दैट मीन्स अ टोटल गेम ऑफ द डायरेक्शन। अब मैं सर यहाँ पर देखिए E1 के दो कंपोनेंट है, E1 साइन थीटा एंड E1 कोस थीटा। तो मैंने लिखा है द कंपोनेंट ऑफ E1 आर एज फॉलोज, फर्स्ट वन इज द E1 साइन थीटा एंड सेकंड वन इज द E1 कोस थीटा। E1 साइन थीटा की डायरेक्शन किधर है, P2N, और E1 कोस थीटा की डायरेक्शन किधर है, ध्यान से देखिए P2M। आपको मेरी बात समझ आ रही है। बिल्कुल सिमिलरली अगर जो मैं E2 के कंपोनेंट को डिफाइन करूंगा तो E2 साइन थीटा एंड E2 कोस थीटा। E2 साइन थीटा कौन सी डायरेक्शन में सर, PO में, और E2 कोस थीटा कौन सी डायरेक्शन में, अगेन PM। बात समझ आ रही है। अब सर मेरे पास दो तरह के कंपोनेंट हो गए, साइन थीटा वाले और कोस थीटा वाले। सर साइन थीटा E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, जरा ध्यान से देखिए, E1 और E2 दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल। सर मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल। तो कहीं ना कहीं मैंने लिखा है द डायरेक्शन ऑफ द E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड मैग्नीट्यूड आर सेम। सो रिजल्टेंट बिटवीन देम, इन दोनों का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0। मतलब सर मेरे पास E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। जरा ध्यान से देखिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बाइक वाला, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा बाइक वाला भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों एक दूसरे को टच करके जाएंगे तो और, ठीक है, उनकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं सिंपल सी भाषा में बोल सकता हूँ कि मुझे रिजल्टेंट किसके फॉर्म में मिलेगा, मुझे रिजल्टेंट मिलेगा E इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा है E1 और E2, E1 के कंपोनेंट देखे E1 साइन थीटा
E1 cos थीटा, E2 के कंपोनेंट देखें, ठीक है, E2 sin थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड मैग्नीट्यूड आर सेम, सो रिजल्टेंट बिटवीन देम विल बी इक्वल ऑफ 0। तो हमको सेकंड ऑप्शन मिला है E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। एज यू नो दैट, ठीक है, अभी हाल हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करा तो E1 और E2 क्या होगा हमारे इक्वल है। तो सर मैं E1 की प्लेस पे E2 या E2 की प्लेस पे E1 को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने E2 की प्लेस पे कितना लिखा, मैंने E1 लिखा है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा विल बी इक्वल ऑफ 2 E1 cos थीटा, ठीक है, बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था, E1 की वैल्यू कितनी थी, 1/4πε0 चार्ज अपॉन में Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आपको कौन सा ट्राइंगल पसंद है सर, आप दोनों ट्राइंगल में से कोई सा भी ट्राइंगल यहाँ पर अपने माइंड में बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये जो है ये A है, O है, P है, और ये हमारे लिए थीटा हो चुका है, ये हमारे लिए स्मॉल l और ये हमारे लिए स्मॉल r। आपको बात समझ आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर है अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये क्यों बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कोस थीटा। चलिए ध्यान से देखेंगे, मैं आपको बिल्कुल गुमराह नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ चुका है 2 1/4πε0 चार्ज अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मुझे बताइए कोस थीटा कितना होता है, ठीक है। वेरी गुड पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले, मतलब कहीं ना कहीं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सर बेस किसको बोला जाता है, बेस बोलते हैं सर अपन, ठीक है, ए ओ को, और हाइपोटेनियस हो गया मेरे पास ए पी। आपको मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको फाइंड आउट करना बता रहा हूँ। कोस थीटा इक्वल्स टू कितना हो चुका है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब आप अपने माइंड में ए ओ की वैल्यू बताइए मुझे, ए ओ कितना दिया हुआ है सर, ए ओ दिया हुआ एल, और ए पी विल बी इक्वल ऑफ अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्टूडेंट्स लगभग हम लास्ट पोर्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, 1/4πε0, ठीक है सर। यहाँ पर कितना आ चुका है Q, यहाँ पर आ चुका है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। एल अपॉन में सर आपने ये बचपन से देखा होगा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रूट को रिप्लेस करते हैं 1/2 से, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए मैं कैसा आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ पर सर इन दोनों के बीच में आप मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज़ करेंगे सर, इसकी पावर कुछ नहीं तो मैं बोल सकता हूँ 1, ठीक है। जब भी किसी दो फिजिकल क्वांटिटी के बेस सेम होते हैं तो पावर विल बी एडेड। बोलो आपको इतनी बात समझ आ गई। सर ऊपर आप क्या शो करना चाहते हो, ऊपर मेरे पास 3 क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है सर, 3 क्वांटिटी, एक तो 2 है, एक तो Q है और एक तो L है। बात समझ आ रही है। तो मैंने कहीं ना कहीं इसको Q इंटू 2L के फॉर्म में अरेंज कर लिया। वाई, क्योंकि Q इंटू 2L विल बी इक्वल ऑफ P बाय डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो जल्दी से हम लिख देते हैं वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2L विल बी इक्वल ऑफ P अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आई होप आपको ये डेरिवेशन भी समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।